हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर उसको कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो दुर्बल और प्रबल वैद्युत अपघट्य पढ़ा था। हम लोग पढ़ रहे थे कि जो चालकता होती है, कंडक्टेंस जो होती है, उस पर जो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। यानी कि अगर हम सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टेंस हमारी किस प्रकार से बढ़ती है या घटती है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि तुल्यांकी और जो मोलर चालकता है उस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो हेडिंग डालते हैं वो है तुल्यांकी या मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। अब देखिए, तुल्यांकी हो या मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से, और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं एम से। या फिर मैंने आपको बताया था कि बुक के अंदर ये कैप ई या कैप एम से भी लिखा मिलेगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होता, दोनों साइन एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, अब देखना कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग इन पे पढ़ रहे हैं कि इन पे इनकी तानुता का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, जैसे ही आप डाइल्यूट करते हो किसी भी सोल्यूशन को, तो उनके अंदर क्या होता है, और आयनों के बीच की दूरी बढ़ती है, आयनों का डिसोसिएशन ज्यादा होता है। अगर आयनों का डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो आयन का निर्माण क्या होगा? ज्यादा। अगर आयनों का निर्माण ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो यहाँ पे अगर हम लोगों ने सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो इनकी चालकताएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट आता है, उस पॉइंट पर जहां पर आके उनकी चालकता क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। उस पॉइंट के बाद आप जितनी ज्यादा आप डाइल्यूट कर दो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो उसकी कहलाती है अनंत तनुता पर चालकता। अब देखिए, अनंत तनुता का मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत सारा पानी उसके अंदर डाल दिया, बट एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट के बाद उसकी चालकता बढ़नी खत्म हो जाती है, यानी उसकी चालकता वही रहती है, फिर चाहे आप कितना भी उसकी तनुता को बढ़ा दीजिए। जैसे कि मान लो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कोई सोल्यूशन लिया है। ठीक है, ये अपना सोल्यूशन है और मान लो ये इनकी क्या है? चालकता है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि मान लो आपने सोल्यूशन लिया, पहले सोल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम है, ठीक है, पहले 1 ml है ना। अब 1 ml है तो आपने जो चालकता मान लो 0.2 आई। ठीक है, अब क्या होगा? मैंने इसको 2 ml कर दी, यानी कि उसमें 1 ml पानी क्या कर दिया? ऐड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया उसको। ठीक है, अब देखिए, जैसे जैसे पानी हम डालते जाते हैं वैसे वैसे कंसंट्रेशन हमारी क्या होती जाती है? डिक्रीज। याद रखना, कंसंट्रेशन क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। तो जो अनंत तनुता होती है उसको हम जीरो कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं वो मैं आगे समझाऊंगी, बस इतना याद रखना कि जैसे जैसे आप पानी डालोगे तो पानी डालने पे कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन कम होती जा रही है ना। कंसंट्रेशन किसकी? जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो अपने आयन्स है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज, और पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, तो वो डाइल्यूट होता जाता है। अब मैंने क्या कर दिया? 2 ml सोल्यूशन ले लिया, तो मान लो इसकी चालकता हो गई 2.01, क्योंकि बढ़ेगी ना चालकता। हम लोग क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो हम लोग जितनी ज्यादा तनुता बढ़ाएंगे उसकी जो मोलर मान लो चाहे इक्विवेलेंट, ये भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, फिर मान लो मैंने 3 ml सोल्यूशन लिया तो ये हो गई 0.22। फिर मान लो मैंने 4 ml सोल्यूशन लिया तो 0.23, फिर 5 ml लिया तो 0.24। इस प्रकार से क्या होती है? मान लो मैंने लेती गई, उसके बाद मान लो मैंने 10 ml तक कर दिया तो वहां पे हो गई 0.3। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद मैं मान लो ऐसे करूँ 11 ml तो 0.3, फिर मैं करूँ 12 ml, उसके बाद भी उसकी जो चालकता है वो 0.3, फिर मैं कर रही हूँ 13 ml, उसके बाद भी उसकी चालकता है 0.3। ये सब क्या है? अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद ये चीज क्या हो गई है? कांस्टेंट। फिर हम लोग चाहे डाइल्यूशन कितना ही बढ़ा दें, फिर हम लोग तनुता चाहे कितनी भी बढ़ा दें, उसकी
कंसंट्रेशन पे इसके जो चालकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है जहां पर, ये जो आपका पॉइंट है जहां पर आपकी चालकता जो होती है स्थिर हो जाती है, वो आपका कहलाता है अनंत तनुता पर चालकता। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, अनंत तनुता पर चालकता। अब अनंत तनुता का मतलब आप ये मत समझ लेना कि हमने बहुत सारा पानी डाल दिया। पानी तो देखो 10 ml हमने डाला, मान लो जितना भी हमने डाला है, इस पॉइंट पे आके ये क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। अब आप चाहे कितना भी पानी डाल दो, इसकी चालकता बढ़ेगी नहीं। तो जब आपकी जो चालकता कांस्टेंट हो जाती है, वो अपना पॉइंट कहलाता है अनंत तनुता पर चालकता। ओके, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, तो इसको हम लोग मोलर की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये मोलर चालकता हो गई, और ये अनंत पर है इसलिए अनंत पर। आपको कई बुक्स में ऐसे भी मिल जाएगा। तो इन्फिनिट, ये नॉट का मतलब भी क्या है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर चालकता आती है वही क्या होती है, इसको शो करते हो चाहे इसको शो करते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। ठीक है ना, तो आप लोगों को ऐसे मिलेगा। तो ये अनंत तनुता पर क्या है आपकी मोलर चालकता, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब आप लोग क्या समझे कि जो आपकी चालकता टर्म होती है वो एक पॉइंट आने के बाद आप जितना डाइल्यूशन बढ़ाते जाओ उसकी चालकता नहीं बढ़ती है, वो आपका पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, वो आपका कहलाता है अनंत तनुता पर चालकता। तो उस पॉइंट पे जो चालकता आती है वो क्या कहलाती है, अनंत तनुता पर चालकता। क्योंकि उसके बाद हम लोग चालकता बढ़ नहीं रही ना, चालकता तो हमारी कांस्टेंट हो गई, ये चीज हम बढ़ा रहे हैं तो हम खुद बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया भी था कि अब ये जो चालकता होती है ये दोनों पे अलग अलग प्रभाव डालती है, प्रबल विद्युत अपघट्टों पे अलग और दुर्बल पे अलग। प्रबल विद्युत अपघट्टों में मैंने कल क्या बताया था कि इनका पूर्ण आयनन होता है। प्रबल विद्युत अपघट्टों का क्या होता है, पूर्ण आयनन होता है, इसलिए वो तो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते, कम्प्लीटली अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं। तो जितने आयन बनने थे उतने तो बन ही जाते हैं, जितने आयन बनने थे उतने तो वो ऐसे बन जाते हैं, इसलिए उनपे तो चालकता हाईएस्ट ही होती है। लेकिन अगर हम बात करें दुर्बल विद्युत अपघट्टों की, तो दुर्बल विद्युत अपघट्टों के अंदर क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्टों के अंदर आपको पता है कि पहले तो क्या होता है, वो आयनन उनमें कम ही होता है, बट जैसे जैसे हम लोग उसके क्या बढ़ाते जाते हैं, उसके अंदर डाइल्यूशन करते जाते हैं, यानी तनुता बढ़ाते हैं, तो फिर क्या होती है, उसकी कंडक्टेंस बढ़ने लगती है, उसकी जो चालकता है वो क्या होती लगती है, बढ़ने लगती है। तो ये मैंने कल डिस्कस कर लिया था। इसके बाद आता है दुर्बल विद्युत अपघट्टों का और प्रबल विद्युत अपघट्टों का, ये अपना हो गया। अब देखिए इनका स्टडी, देखिए प्रबल का तो बहुत ही आसान होता है निकालना, बट दुर्बल का आसान नहीं था। दुर्बल का हम लोग जीरो कंसंट्रेशन, अब हाँ जीरो कंसंट्रेशन और बता देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, डाइल्यूशन जब मैक्सिमम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन हमारी क्या आ जाती है, लोएस्ट हो जाती है। इसलिए अनंत तनुता को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत तनुता को हम लोग बोल सकते हैं जीरो कंसंट्रेशन, यानी शून्य सांद्रता। ठीक है, तो जीरो कंसंट्रेशन पे जो प्रबल वाले होते हैं उनका निकालना तो इजी होता है, बट दुर्बल वालों का जीरो कंसंट्रेशन पे इजीली कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते। इसलिए कोलराउस ने एक क्या किया था, कुछ ग्राफ खींचे थे और उसके बाद एक लो दिया था। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कोलराउस का नियम। ये समझ आ गया कि जो अनंत तनुता होती है वो क्या होती है, जहां पे हमारी जो कंसंट्रेशन होती है, अगर वो कंसंट्रेशन जो कितना भी हम लोग का कंसंट्रेशन तो जीरो होती है, अगर हम लोग वहां पे तनुता कितनी भी बढ़ा दो, बट उसकी जो चालकता होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम नियम पढ़ें तो नेक्स्ट नियम होता है हमारा कोलराउस का नियम। अब देखिए इन्होंने क्या किया, चालकताओं के साथ में दुर्बल विद्युत अपघट्टन, वैसे ये नियम दोनों पे लागू होता है,
दोनों प्रबल विद्युत अपघट्यों पे भी और दुर्बल पे भी। तो उन्होंने क्या लिया, चालकताएं ली, ठीक है, और इधर उनकी क्या लेनी, कंसंट्रेशन। ओके, अब उन्होंने क्या किया, बहुत ही कम लोअर कंसंट्रेशन रखी, 0.02 है ना, 0.0021 और 0.03 ऐसे मान लो कंसंट्रेशन इतनी रखी। इधर उनकी क्या आ रही है, चालकताएं 100, 110 ऐसे आप लोग चालकताएं देखो। अब उन्होंने क्या किया, अलग अलग वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिए और उनका ग्राफ खींचा, किस किस के बीच में, जो उसकी चालकता है और कंसंट्रेशन के बीच में। तो उन्होंने देखा कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं उनका ग्राफ लगभग क्या आता है, सीधा आता है। यानी कि आप लोग जो प्रबल विद्युत अपघट्यों पे कितनी भी सांद्रता लोअर कर दो, यानी उस पे कितना भी, देखो सांद्रता कम करने का मतलब क्या है कि आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, यही तो मतलब हुआ ना। सांद्रता कम करने का मतलब क्या है, आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया। तो प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे कि आपका KCl, AgNO3, ठीक है, HCl, इनमें क्या होता है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है इनके अंदर आपने सांद्रता भले ही कितनी भी बढ़ा दी, भले ही आपने जो तनुता है वो कितनी बढ़ा दी, यानी सांद्रता बहुत कम, यानी कि इन पे जो जब हम लोग कम सांद्रता पे ग्राफ खींचते हैं तो इनका एक सीधी ग्राफ के रूप में आता है, यानी इनकी चालकता में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पहले भी उनकी इतनी होती है और अब बाद में भी उनकी इतनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें दुर्बल विद्युत अपघट्यों की, तो इनका ग्राफ कुछ लाइक ऐसे आता है। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे कि CH3COH हो गया आपका, है ना, एक आपका NH3NH4 और ये वाले अगर हम बात करें तो दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर क्या होगा कि जब उनकी कंसंट्रेशन लोअर होती है, यानी कि डाइल्यूशन ज्यादा होता है, तो उनकी जो चालकताएं होती हैं वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिए अगर हम बात करें कि प्रबल के अंदर, तो देखो दुर्बल के क्या हो रहे हैं, अरेखीय ग्राफ हमें प्राप्त हो रहे हैं, और प्रबल के कैसे प्राप्त हो रहे हैं, रेखीय। ठीक है, तो उसने ग्राफ से ऐसा कुछ बताया कि जिनके भी ग्राफ में चेंज होगा, चेंजमेंट जिसके ग्राफ में होगा वो दुर्बल विद्युत अपघट्य हो जाएंगे, और चेंजमेंट जिसके ग्राफ में नहीं होगा वो प्रबल विद्युत अपघट्य हो जाएंगे। ये तो जस्ट उसने क्या दिया था, एक क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस दी थी, मतलब एक अवधारणा दी थी। ठीक है, ऐसा उसने ग्राफ खींचा और उसके बारे में ऐसा कुछ बता दिया। अब देखिए उसने एक समीकरण भी दी, उसने एक समीकरण क्या दी, उसने समीकरण दी थी कि लैम्डा C बराबर लैम्डा इंफिनिटी माइनस B√C। ये उन्होंने एक समीकरण या सूत्र जिसको बोल सकते हैं, ये उन्होंने दिया। उन्होंने इसमें लैम्डा C जो है वो बता दिया है उनकी चालकता, लैम्डा इंफिनिटी जो है वो अनंत अनुता पर चालकता, B एक कांस्टेंट बताया, और जो C है उसको बताया कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता। ठीक है, ये समीकरण दी थी, लेकिन इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं था, यानी कि ये समीकरण कोई भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं थी, ये समीकरण बस ऐसे उन्होंने दी थी। उसके बाद क्या हुआ, डिबाई हेक्कल और ऑनसागर ने इस समीकरण में कुछ संशोधन किए और फिर से कोई एक बड़ी सी समीकरण दे दी, लेकिन आपको उस समीकरण पे बहुत नहीं जाना है। ठीक है, वो समीकरण बस थोड़ी रटिफिकेशन में है, बस याद ही करनी पड़ेगी। बड़ी सी इक्वेशन उन्होंने दे दी थी। अब देखिए मेनली जो इस चीज से क्या फॉलो, इस ग्राफ से आपको पता क्या चला कि जिनके ग्राफ में चेंजमेंट नहीं आता है वो प्रबल विद्युत अपघट्य, यानी कि जिनके रेखीय ग्राफ होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य, और जिनके रेखीय ग्राफ नहीं होते हैं उनके वो क्या होते हैं, आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, अब कोलराउस का जो नियम होता है ना, वो नियम तो देखिए ये होता है, ये जस्ट उन्होंने अपने ग्राफ ग्रुप में शो किया। उसके बाद देखिए कोलराउस का जो नियम होता है वो क्या होता है कि जो भी आपकी चालकता होती है, जो भी आपकी चालकता होती है
मान लो ये मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम लोग मोलर चालकता की बात कर रहे हैं। वो क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ रहे हो ना, विद्युत अपघट्य के, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयनों के योग के बराबर होती है। आयनों के चालकताओं, आयनों के चालकताओं अब देखिए कैसे उन्होंने ये नियम दिया, ठीक है। इस नियम में उसने क्या बताया कि मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, ये है मान लो इलेक्ट्रोलाइट, इसमें Ca, जिसमें C है आपका कैटायन और A है आपका एनायन, ठीक है। तो इसकी अगर आप मोलर चालकता की बात करोगे तो इसकी मोलर चालकता, इसके आयन क्या बनेंगे, कैटायन, तो कैटायन का प्लस इसका एनायन का, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो प्लस या फिर आपका माइनस। तो इनकी जो मोलर चालकता होती है वो उनके जो भी आपकी वैद्युत अपघट्य है उनके आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही आपका कोलराउस का नियम कहलाता है। आगे आपको पता नहीं अलग अलग लैंग्वेज में आपको कैसे कैसे मिल सकता है, बट आपको कोलराउस का नियम इतना सा याद रखना है कि जो उसकी जो चालकताएं होती है, जो उसकी मोलर चालकता होती है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की, वो किसके बराबर होती है, जो अब आपका अपघट्य है उसके दोनों के योग के बराबर होती है। समझ आया, दोनों की क्या होती है, योग के आपकी क्या होती है, बराबर होती है। अब मान लो जैसे कि हमारा अपघट्य है HCl, HCl है, तो बताइए HCl किस किस के अंदर टूटेगा, डेल H पॉजिटिव प्लस डेल Cl नेगेटिव। आप लोग इस यहाँ पे भी प्लस और माइनस लगा सकते हो, ठीक है ना। फिर अगर मान लो H2O की बात करूं, ये तो देखो HCl आपका क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो अगर मैं बात करूं NH4OH, तो ये किस में टूटेगा, NH4 प्लस में और OH माइनस में, इसी में टूटेगा। अगर मैं बात करूं H2 की बात करूंगी तो बताना जरा, सॉरी यहाँ पे HCl लिखा, ये आपका मान लो हमने क्या किया, HCl निकाला। तो HCl का जो अगर हम लोग कोलराउस नियम अप्लाई करें तो HCl पे कोलराउस नियम कैसे अप्लाई होगा कि जो HCl की जो चालकता है वो H प्लस और Cl माइनस के दोनों के योग के बराबर होगी, ठीक है। और अगर हम NH4Cl की मोलर चालकता की बात करें तो NH4Cl की जो चालकता है वो NH4 और Cl के माइनस के बराबर होगी। अगर हम H2 की बात करें तो वो होगी आपकी H प्लस और OH माइनस की। इसको मान लो आपने इक्वेशन फर्स्ट दे दी, इसको इक्वेशन सेकंड दे दी और इसको इक्वेशन आपको दे दी थर्ड। अब आपको क्या करेंगे, यहाँ से मान लो आपको इन तीनों की कंडक्टेंस पता है, ठीक है, इन तीनों की चालकताएं पता है कि HCl की ये है, NH4Cl की ये है, H2O की ये है, और आपको बोल दिया जाए कि आपको निकालनी है यहाँ से NH4OH की। NH4OH क्या है, दुर्बल है, तो इससे आप निकाल सकते हो ना, फाइंड कर सकते हो ना। कैसे करोगे बताना जरा। आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन 2 में से माइनस कर दो इक्वेशन फर्स्ट प्लस 3, यानी कि जो NH4Cl है उसमें से क्या माइनस करना है हमें, HCl प्लस करना है H2।
अगर आप इन सारों को टोटल करोगे तो देखना यहाँ से अगर HCl निकल गया, इसका HCl निकल जाता है तो इसके HCl में से निकल जाएगा, तो बताना H2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, NH4OH ही तो बचेगा। क्योंकि देखो यहाँ से HCl निकालोगे तो यहाँ NH3 बचेगा और इसका H2 इसके अंदर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, NH4OH। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा NH4OH की। ध्यान से देखना, आपने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको तोड़ दिया, इक्वेशन सेकंड में इसको दोनों को तोड़ दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ धनायन और ऋणायन को अलग अलग किया है। इज दैट क्लियर? अलग अलग कर दिया। अब मेरी बात सुनना, हम लोग इक्वेशन को रखते हैं। चलो, NH4Cl किसके बराबर है, लैम्डा NH4 प्लस और प्लस लैम्डा Cl इसी के बराबर है। फिर अगर हम बात करें HCl की, लेकिन आगे क्या लगा है, माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा H प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा Cl माइनस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे प्लस H2 की, अब प्लस है, आपको साइन चेंज नहीं करना, तो क्या करना है, प्लस लैम्डा H प्लस और प्लस क्या करोगे, OH माइनस करोगे। अब मुझे बताना, इस प्लस के Cl से ये माइनस का Cl कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया। इस माइनस के H से ये प्लस का H कटा कि नहीं कटा, कट गया। तो आपके पास क्या बचा, लैम्डा NH4 प्लस और प्लस में OH माइनस, तो किसके बराबर हो जाएगा ये, NH4OH के। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या निकाल सकते हो, चालकताएं निकाल सकते हो। क्वेश्चन भी आता है इस पे, आपको क्वेश्चन में क्या दे देंगे, आपको बस ऐसे बोल देंगे इसका मान लो 240 है और इसका मान लो 360 है और इसका मान लो 450 है, कुछ भी वैल्यू दे देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 150 कर दिया, आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में से माइनस कर दोगे इसको 240 और प्लस आपका हो जाएगा 150। अब ये किस कर देंगे, लैम्डा NH4OH की। अब वो तो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि आपको किसकी पूछी गई है। और ये मान लो ये सबसे इजी न्यूमेरिकल होता है इसमें, क्योंकि ये वाले तोड़ना बहुत ही इजी है, प्लस में और माइनस में ही तो तोड़ना है, फिर उनको जोड़ देना है। और ये आपके लास्ट ईयर की हाफ ईयरली में भी पूछा था, उससे पिछले साल की ईयरली एग्जाम में भी पूछा था, और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल होता है इस टॉपिक से ये वाला, ठीक है। कोलराउस नियम से ये वाला न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो कोलराउस नियम हमारा क्या कहता है कि जो आपकी जो चालकताएं होती हैं, ठीक है, जो आपकी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, चाहे वो दुर्बल हो चाहे वो प्रबल हो, कोलराउस नियम दोनों पे लागू करता है। तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपका विद्युत अपघट्य होता है, उसकी जो चालकताएं होती है वो किस पर डिपेंड करती है, उसके धनायन मुक्त ये देखो फ्री है ना, ये कैटायन फ्री है, ये एनायन फ्री है, प्लस का मतलब कैटायन और माइनस का मतलब एनायन, तो उसके मुक्त आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होता है। मुक्त आयन मतलब कि धनायन और ऋणायन, ठीक है। तो जो आपकी कुल मोलर चालकता होती है वो दुर्बल या प्रबल वैद्युत अपघट्य के मुक्त आयनों, ब्रैकेट में लिख सकते हो धनायनों और ऋणायनों के चालकताओं के योग के बराबर होती है। यह आपका क्या होता है, कोलराउस का नियम होता है। अब देखिए कोलराउस नियम के कुछ अनुप्रयोग किए गए। कोलराउस नियम के क्या है, कुछ अनुप्रयोग है। कोलराउस नियम इज दैट क्लियर समझ आ गया आपको। कोलराउस नियम में ज्यादा कुछ पंचायती याद नहीं रखनी है, बस वो थोड़ा ग्राफ ग्रुप थोड़ा सा याद रख लेना। नियम मेनली यही याद रखना है कि क्या होता है, जो उसकी मोलर चालकता होती है वो धनायन और ऋणायन के चालकताओं की कुल योग के बराबर होती है। बस इतना सा याद रखोगे, कोलराउस नियम खत्म। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि दुर्बल जो आपका कोलराउस नियम है उसके अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। तो कोलराउस नियम के अनुप्रयोग निकाल देखे गए। अनुप्रयोग में देखिए इसका जो कोलराउस नियम का जो अनुप्रयोग है उसके अंदर जो आपका आता है स्वतंत्र अभिगमन का नियम, काफी लेंदी है, आज की क्लास में कंप्लीट हो पाएगा नहीं, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं। इतने आप अच्छे से पढ़िए। अनंत अनुता पर इसकी चालकता, कोलराउस नियम का जो आरेखीय है, उन्होंने बताया कि जो आपके रेखीय प्रकार का जिसका आता है वो प्रबल विद्युत अपघट्य है, अरेखीय प्रकार का आता है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य है।
फिर उन्होंने एक हाइपोथेटिकल समीकरण दी थी, लैम्डा सी बराबर लैम्डा इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी, जिसके कोई वैज्ञानिक आधार पे तो था नहीं। फिर डे बाई हेक्कल ने उसमें कुछ किए और उन्होंने कांस्टेंट चेंज किए अपॉन में, फिर कोई बड़ी सी इक्वेशन उन्होंने दे दी। उसका भी कोई ज्यादा कुछ लिंक नहीं है, बट आपको कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं डे बाई हेक्कल समीकरण लिखिए, तो वो आप लिख सकते हो। उसके बाद में जो कोलराउस नियम की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने आरेख के आधार पे निकाला कि जो लीनियर वाले हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य, जो नॉन लीनियर है या अरेखीय है वो क्या हो जाएंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, अगर हम लोग फिर बात करें कि जो कोलराउस नियम की, तो वो आप लोग को मैंने बता ही दिया। कोलराउस नियम का मोलर चालकता जो होगी वो उसके धनायन और ऋण आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होगी। यही आपका कोलराउस का नियम है, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने इस प्रकार से हम लोग बता भी दिया था कि जो अगर हमें 2-3 प्रकार की चालकताएं हमें अलग अलग दे, उनमें से कोई एक इलेक्ट्रोलाइट अगर बन रहा हो तो वो उस प्रकार का बना के आपको दे सकते हैं और फिर न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकते हैं, तो वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे हम लोग कोलराउस नियम के अनुप्रयोग है उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, इतने आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए।